Good morning everyone. Welcome to my class. Today we are going to discuss with new topic nuclear forces. Nuclear physics में एक नया टॉपिक है nuclear forces. तो what are nuclear forces and where it exist? तो इसके बारे में हम बताना चाहते हैं बेटा. जैसे आपके पास न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं. तो बेसिकली ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियंस में लगता है among न्यूक्लियंस मींस न्यूट्रॉन में लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में लगेगा और प्रोटॉन में भी लगेगा. दिस न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स ये इतना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके सामने कुछ नहीं है. सो द थर्ड पॉइंट इफ यू टॉक अबाउट वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ये बेसिकली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट to just pull out the neutron or either proton from the nucleus. We need a lot of energy in doing this process. थर्ड हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज होते हैं बेटा. ये वेरी शॉर्ट रेंज होते हैं. मींस दीज फोर्सेस अगर हम बात करें कि आपके पास एक न्यूक्लियन ये है और एक न्यूक्लियन आपके पास दूसरा है, ठीक है. ये दो न्यूक्लियन है और दोनों न्यूक्लियंस के बीच का जो डिस्टेंस in between these two nucleons आपके पास if this distance r is greater than 10 raised to the power minus 15 fermi means 1 fermi हम बात करें, या ये जो फोर्सेस हैं एक फर्मी तक एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद these forces reduces to zero. Within this particular range ये फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद ये फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और as soon as the distance increases these force becomes zero. तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर ही लगते हैं. जब न्यूक्लियंस एक पर्टिकुलर रेंज तक एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं तभी लगते हैं. साइज ऑफ द एटम अगर बहुत बड़ा हो जाए तो उसमें न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा होगा. न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन एंड प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे. लेकिन एक न्यूट्रॉन पर एक न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें उस पर जो नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, एक प्रोटॉन इज सराउंडेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस और वो न्यूक्लियन उस पर फोर्स लगा रहे होंगे. उसके बाद के जो भी न्यूक्लियन है उसका उस पर्टिकुलर न्यूक्लियन से कोई लेना देना नहीं है. अगर 5 न्यूक्लियन एक के चारों तरफ हैं तो वही उस पर फोर्स लगा रहे होंगे. छठवें 6th न्यूक्लियन का उस पहले न्यूक्लियन से कोई लेना देना नहीं है. तो इस तरह से फोर्सेस एक्ट करते हैं. तो वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज फोर्सेस ये होते हैं और ये जो एप्लीकेबल होते हैं विद इन अ रेंज ऑफ फर्मी, विद इन रेंज ऑफ फर्मी. फेम्टोमीटर हम कह सकते हैं, ये फर्मी. तो उसके बाद हम इसमें बेटा दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है. एंड दीज फोर्सेस लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. गॉट इट. स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी फोर्सेस की वजह से होता है. अब अगर हम एक जनरल कंक्लूजन निकालें कि भाई ये जो फोर्स न्यूट्रॉन में है, फोर्स जो प्रोटॉन में है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में है और जो फोर्स प्रोटॉन में है. देखिए अगर हम फोर्स की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स और फोर्स में क्या अंतर है. अभी हम सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं. दूसरा हम नेट फोर्स की बात करेंगे. न्यूक्लियर फोर्स इन सभी पार्टिकल्स में अप्रोक्सीमेटली सेम लगता है. लेकिन अगर हम बात करें बेटा नेट फोर्स की, नेट फोर्स का मतलब अगर कोई और फोर्स भी एग्जिस्ट करता है इनके बीच में, वो प्लस न्यूक्लियर फोर्स दोनों को मिला के बनेगा आपके पास नेट फोर्स. तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं. आपके लिए एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि नेट फोर्स अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में फोर्सेस लगभग बराबर होंगे और इसमें जो फोर्स है वो रिलेटिवली कम होगा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोटॉन. क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, अरे भैया देखो ये न्यूट्रॉन में कोई रिपल्सन नहीं है तो इस पर जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स.
न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर भी सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव ही एग्जिस्ट करता है, रिपल्सिव फोर्स कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन पे रिपल्शन भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, राइट। और उस फोर्स की वजह से इस पर जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू दीज टू फोर्सेस। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स में हम इतना ही करते हैं। उसके बाद देखिएगा इसमें एक स्टेबिलिटी कर्व हम ड्राइव करते हैं, ड्रॉ करते हैं। लेट अस सी टू दैट व्हाट इज दैट स्टेबिलिटी कर्व। देखिए इट वॉज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, इसमें हमने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, ये एक्सपेरिमेंट किए गए, बुक्स में लिखे गए, हम आपको बता रहे हैं, आपको भी बस पढ़ना है और माइंड में रखना है। एक स्टेबिलिटी कर्व यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर लिए गए इस साइड में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर लिए गए इस साइड में, ठीक है। तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये हमने ड्रॉ किया। ये बेसिकली ऐसी लाइन है जिसपे इस लाइन पर पड़ने वाले सारे न्यूक्लियाई, देखिए बेसिकली हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट न्यूक्लियाई लेंगे, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के हिसाब से हम उसमें कर्व प्लॉट कर रहे हैं। तो इसमें बेटा जो न्यूक्लियाई इस लाइन पर लाई करेंगे वो मोस्ट स्टेबल होंगे, मींस जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे वो न्यूक्लियाई, वो एटम्स, वो न्यूक्लियाई मोस्ट स्टेबल होंगे। और उसके अलावा जो न्यूक्लियाई होंगे वो कंपैरेटिवली कम स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो कर्व मिलता है हमें उसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो कर्व है ये सीधा ऐसे जाके it was founded experimentally, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ डेविएट करता है और सिमिलरली यहाँ से एक बेल्ट सी बन जाती है, इस तरीके से एक बेल्ट बन जाती है। और इसमें हम ये डॉटेड लाइन से जो भी दिखा रहे हैं बेसिकली ये क्या है, न्यूक्लियन एटम्स हैं, ये न्यूक्लियाई है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। तो जो इस बेल्ट में लाई करेंगे वो भी स्टेबल हैं, लाइन पर लाई करने वाले तो वो स्टेबल हैं, बेल्ट में लाई करेंगे वो भी स्टेबल है, लेकिन बेल्ट से इधर लाई करेंगे जो न्यूक्लियाई और बेल्ट से इधर जो लाई करेंगे न्यूक्लियाई वो कंप्लीटली अनस्टेबल हैं। तो यहाँ पर हैवी न्यूक्लियाई आ जाते हैं आपके यूरेनियम लाइक सब्सटेंसेस और ये आपके पास हाइड्रोजन हीलियम लाइक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। Now we are going to discuss with you a new curve, that is potential energy curve versus the separation in between the nucleons। और हम यहाँ पर कह सकते हैं इंटर एटॉमिक सेपरेशन को भी हम यहाँ पर इससे लिंक कर सकते हैं एंड देन देयर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो a graph is plotted for a particular atom in which the nucleons inside the nuclei are separated by a relatively different separations। मीन्स देखिएगा हम अगर बात करते हैं हम दो की, मान लीजिएगा अर्लियर ये आपके पास दो न्यूक्लियाई हैं, पहले हम इनको क्लोज लेकर आते हैं और अल्टीमेटली हम एक मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, डिस्टेंस को सेपरेट करते हैं और क्लोज लेकर आते हैं, हम इनको और क्लोज लेकर आते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, हम इसमें इस डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करते हैं। लाइक इस तरीके से हमने इसको दोबारा से बढ़ाना शुरू किया, ये डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट भी हो सकती है एंड सो ऑन। सो जब ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन या हम कहें इंटर न्यूक्लियन सेपरेशन जब बढ़ेगा या कम होगा उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनके पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो we are having a standard result that change in potential energy is equal to negative of f, ये हमारा standard result होता है। du by dr is equal to minus f from electrostatic, ठीक है। सो बेसिकली इस ग्राफ से देखिए इधर ये u है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज डिस्टेंस r हम बात कर रहे हैं। तो du by dr रिप्रेजेंट्स स्लोप,
du by dr is equal to negative of f in this particular curve। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम देखिएगा इस ग्राफ को एनालाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्लोजली देखें। से दिस पॉइंट इज आर नॉट। इस डिस्टेंस को अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ से बेटा ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर नॉट आएगा। मीन्स दिस डिस्टेंस इज इन फर्मी, ये फर्मी में है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर में है ये डिस्टेंस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻15। आर नॉट ये डिस्टेंस है बेसिकली, ये आर नॉट अप्रोक्सीमेटली 0.8 फर्मी हो सकती है, होती है जनरली न्यूक्लियॉन्स के केस में। तो आर नॉट की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर आर नॉट पर ग्राफ को अगर हम एनालाइज करें और इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप जो है वो कितना है, दैट स्लोप इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का। फर्स्ट पॉइंट बेटा हम यहां पर लिखते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट इज एट आर नॉट, एट डिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट, स्लोप इज 0, slope is 0। if slope is 0 means du by dr is equal to 0। what it implies, f minus f is equal to 0 or f is equal to 0 means at this particular distance r naught, this particular distance r naught where the minimum potential energy, देखिए ये जो कर्व है पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का 0 पॉइंट है, इससे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इससे नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट एक ऐसा है जो इस वेल का डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी वो u नॉट हम उसको लिख सकते हैं, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, दैट इज द पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बेसिकली इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो इस स्टेट में लाई करते हैं, neither they are feeling repulsion nor they are feeling attraction, means they are stable with each other, right? They are stable. So that's why the most stable state of nucleon मैंने कहा इस particular distance पर there is no force of attraction and no force of repulsion exist. So that is our first point. Now if we are going to decrease the distance or if we are going to increase, सबसे पहले increase कर लेते हैं। मान लीजिएगा कि आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट आपने ले लिया and this particular point is called r dash, say it is r dash, ठीक है, या हम कोई बात नहीं है r1 ले लेते हैं, say it is r1, say this point is r1 and this point r1 is greater than, second हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट। नाउ r1 is greater than r नॉट, फॉर डिस्टेंसेस r1 is greater than r नॉट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, r1 greater than r नॉट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम ग्राफ को स्टडी करते हैं तो ये हमारा पॉइंट ग्राफ पर आता है, और ग्राफ पे अगर हम यहाँ बेटा स्लोप कैलकुलेट करें, दिस स्लोप इज पॉजिटिव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, द स्लोप इज पॉजिटिव। आप देख सकते हैं, हम अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये एंगल जो थीटा है वो एक्यूट बनता है, और टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इस पर्टिकुलर पर ये जो ग्राफ है, ये जो स्लोप है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर हम लिख देते हैं स्लोप इज पॉजिटिव। इस पर्टिकुलर रेंज में स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, du by dr इज पॉजिटिव, du by dr यहां पर हम लिखेंगे स्लोप that is du by dr is positive, is positive. If it is positive then
जो फोर्स होगा वो माइनस एफ होगा। आप ऐसे कह सकते हैं ये पॉजिटिव स्लोप है, बट दिस विल बिकम नेगेटिव विद द इफेक्ट ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव स्लोप ऐसे है, पॉजिटिव उसकी वजह से, और नेगेटिव की वजह से ये क्या हो जाएगा, अपोजिट इन साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा बेटा, फोर्स F इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव फोर्स शोज attraction, force of attraction. It means if we are going to increase the distance greater than r naught, then the interatomic or internuclear force जो होगा वो attractive होगा मीन्स वहां पर अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियॉन्स के बीच में, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। और as soon as this distance approaches more, ये डिस्टेंस और जो बढ़ेगी, तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स इज रेसिप्रोकल टू r। अल्टीमेटली अट्रैक्टिव तो होगा, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, बढ़ती जाएगी, तो फोर्स क्या है, जीरो हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 3, as this r approaches to infinity, अगर डिस्टेंस हमारा अप्रोच करे इंफिनिटी को, तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स हो जाएगा बेटा जीरो, फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि r जितना बढ़ेगा, r को इंक्रीज करेंगे, फोर्स अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उतना ही कम होता जा रहा है, तो सेपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वैनिश कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज वन साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ये आपको समझ आया होगा, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। After that, we are going to discuss the fourth point of this particular graph. Fourth point is now point number 4 for distance मीन्स हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, जैसे हमने अभी ये पॉइंट कंसीडर किया ना, यहाँ पे ये r1, ऐसे ही यहाँ पर r1 डैश कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, r1 डैश को अगर हम कर्व पे देखें, इधर कॉन्साइडिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा, एंड इस पर्टिकुलर कॉन्साइडिंग पॉइंट पर जो हमारा स्लोप क्या है, वो नेगेटिव है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव स्लोप यहाँ पर होता है इस साइड में स्लोप नेगेटिव है, उधर की तरफ स्लोप पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एट डिस्टेंस r1 डैश लेस देन r0 की अगर हम बात करें, वो जो स्टेबिलिटी का जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन थी उससे कम अगर हम न्यूक्लियॉन्स को क्लोज लेकर आएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो है स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है स्लोप, यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप इज नेगेटिव, मीन्स du by dr is negative, and that is equal to minus of f. It implies force is positive. नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, नेगेशन मेथड से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव फोर्स कब होता है बेटा, पॉजिटिव फोर्स की वैल्यू कब आती है, जब देयर आर टू लाइक चार्जेस, ठीक है, तो वो रिपल्सिव फोर्स की हमें फीलिंग देता है। इट मींस फोर्स is repulsive and hence potential energy increases। देखिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एनर्जी के पॉइंट से इधर भी इंक्रीज करती है, बट विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोटेंशियल एनर्जी इधर भी रेज करती है, बट विद फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो भी पोटेंशियल एनर्जी रेज करती है एंड अप्रोचेस टू जीरो। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करती है, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करती है, दोनों ही केसेस में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, रहती बेशक नेगेटिव है भाई, जैसे मान लीजिए कि -15 जूल है, -15 से बढ़ के -3 हो गई, अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग लाइक दैट, ठीक है। और ये -15 से 15, 16, 50 प्लस 50 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो फोर्स इज रिपल्सिव यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस
न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाएगा इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 0.8 फर्मी। स्टैंडर्ड डिस्टेंस है 0.8 फर्मी, हम इसको ले सकते हैं जो हमने R0 पॉइंट कंसीडर किया है। तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रेज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। जितना लेस डिस्टेंस होती चली जाएगी, मोर लेस डिस्टेंस या सेपरेशन, मोर रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट, ठीक है, मोर रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट। तो ये आपके पास ओवरऑल कंक्लूजन है पोटेंशियल एनर्जी का भी और फोर्स का भी, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।